Hello students, now we discuss about next part of the बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, जिसमें अपन देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी, ये इसका लास्ट पार्ट है। कभी कभी इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, जो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल से पहले अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ा था, जिसे बोलते हैं जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सेम ऐसा ही ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब इसमें अपन ने जीन ट्रांसफर किया हो इस एनिमल में, उसके जेनेटिक मटेरियल में जो जेनेटिक मेकअप है इस एनिमल का, उसमें कुछ चेंज किया हो, अपना डिजायर्ड जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई फॉरेन जीन है, दैट इज द डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन, एंड अब इसको, इस जीन को ट्रांसफर करना है किसी एनिमल में। तो ये ट्रांसफर किया गया। मान लीजिए ट्रांसफर्ड एनिमल ये है माइस। नियर अबाउट 90% जो एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं? अरे ये भाई माउस तो बड़ा अजीब ही बन रहा है। खैर चलो, जैसा है भाई माउस है ये, ठीक है। चलो अब इसमें अपन देखें तो एक्चुअल में क्या किया गया कि इसमें ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, ये जीन, इसको ट्रांसफर किया गया इसमें। अब ये जो फॉरेन जीन एनिमल में ट्रांसफर हुआ, तो ये एनिमल के अंदर कुछ नया जीन आ गया। अब इस नए जीन के एक्सप्रेशन से इस एनिमल के थ्रू कुछ न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे। देन दिस एनिमल इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल में नियर अबाउट 95% ट्रांसजेनिक एनिमल अपन किसे बनाते हैं? माइस को। लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को यूज करते हैं 95%। अब यहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है, इसका देखिए आगे इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसके यूजेस देखिए इस ट्रांसजेनिक एनिमल के। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, इसको प्रोड्यूस किया जाता है एनिमल के अंदर बाय द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन जीन। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन ट्रांसफर किया गया होगा किसमें? एनिमल में। उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ, प्रोटीन प्रोड्यूस हुई। तो इसके जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं? मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ दिस ट्रांसजेनिक एनिमल। तो अब इस ट्रांसजेनिक एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट देखिए क्या क्या हो सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहले जो यूज है, नंबर 1 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है ये प्रोड्यूस हुई। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। इस प्रोटीन से ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा का जो पेशेंट है, एम्फाइसीमा मीन्स जैसे मान के चले फॉर एग्जांपल कि जो स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर, तो चेन स्मोकर में क्या होता है? स्मोकिंग से जो स्मोक है वो एल्वेलाई तक पहुंचता है लंग्स में। एल्वेलाई के बिटवीन सेप्टा होते हैं, उन सेप्टा को डिजॉल्व कर देता है स्मोकिंग से। ऐसे में एल्वेलाई का टोटल सरफेस एरिया, जो लंग्स का टोटल सरफेस एरिया, वो कम हो जाता है। बट
एल्विलाई के सेप्टा को दोबारा से रीजेनरेट कर सकता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, और इसको ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल। वन इज द अल्फा 1, ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा देखें तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल या फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ की बात करें, कौन सी है वो? काऊ, रोजी। काऊ का नाम क्या है? रोजी काऊ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। इस काऊ का जो मिल्क है, ये देखिए, इसका जो मिल्क है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसका मिल्क के अंदर 2.5 ग्राम पर लीटर प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर 2.5 ग्राम पर लीटर। जनरली नॉर्मल काऊ में इतना प्रोटीन नहीं होता मिल्क के अंदर, बट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी में इंट्रोड्यूस किया गया जीन, जिससे उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हुआ और मिल्क के साथ में प्रोटीन ज़्यादा आया, तो उसके मिल्क में 2.5 ग्राम लीटर प्रोटीन बढ़ गई 1 लीटर में नॉर्मल काऊ के कंपैरिजन में। और ये जो मिल्क है, इस मिल्क में जो प्रोटीन है वो ह्यूमन प्रोटीन बोलते हैं, जिसको लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये पाई जाती है मिल्क के अंदर। तो ऐसा मिल्क बैलेंस डाइट ज़्यादा बनाता है। वैसे तो मिल्क बैलेंस डाइट है, बट ऐसा मिल्क जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो तो ये बॉडी के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है। इसके अलावा इस ट्रांसजेनिक एनिमल का दूसरा यूज, जैसे यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, जैसे जीन है ये, इस जीन की किसी एनिमल में फिजियोलॉजी क्या होगी, उस फिजियोलॉजी की वजह से इस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा या यूजफुल इफेक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी, सेकंड नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। थर्ड इसका यूज है सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, क्योंकि कोई वैक्सीन अपन प्रिपेयर करते हैं उसके बाद उसका यूज ह्यूमन पे किया जाता है, बट ह्यूमन पर यूज करने से पहले उसको अपन दूसरे एनिमल्स पर यूज करते हैं, कहीं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादातर यूज होता है, स्पेशली माइस। दूसरा इसका और यूज ये है सेफ्टी ऑफ केमिकल। मान लीजिए कोई टॉक्सिक केमिकल है, अपन ने कोई केमिकल बनाया, उसका यूज ह्यूमन के लिए होना है, तो इससे पहले उसके कहीं इफेक्ट, साइड इफेक्ट या उसका टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, तो इसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखें ये ट्रांसजेनिक एनिमल के यूजेज हुए। तो पहला पार्ट इसका हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल। सेकंड पार्ट देखते हैं इथिकल इश्यूज। नेक्स्ट वन इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज क्या होता है? इथिकल इश्यूज का मतलब एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि इश्यूज का मतलब तो मुद्दे होता है, बट किस टाइप के मुद्दा इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा किस टाइप के मुद्दे की बात कर रहे हैं अपन? जैसे नैतिक मुद्दे, इसका मतलब होता है नैतिक मुद्दे। नैतिकता क्या होना चाहिए? तो इसके लिए एक्चुअल में क्या है देखिए, समझिए। इथिकल इश्यूज में देखें तो GEAC जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक कमेटी है ये स्पेशली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या डिसाइड करती है, क्या डिसीजन लेती है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग
अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी है ये देखिए क्या करती है, ये किसके लिए है। मान लो कोई इन्वेंटर है, उसकी कोई रिसर्च है, जीएम रिसर्च है, तो मेक डिसीजन, ये डिसीजन लेती है, मेक डिसीजन फॉर जीएम रिसर्च। जीएम रिसर्च जो होती है उसका डिसीजन लेती है फॉर, किसके लिए, फॉर यूज एंड डिसयूज फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन के लिए कहीं इसका यूज या डिसयूज, मतलब ये यूजफुल है या हार्मफुल है, मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट, यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। कहीं वो रिसर्च ह्यूमन सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए या इवन एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, तो कोई भी रिसर्च अपने ह्यूमन और एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसका डिसीजन अप्रूवल कमेटी लेती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा डिसाइड होता है। मान लीजिए जैसे अपन ने कोई रिसर्च की, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन बनाया। अब बीटी कॉटन में क्या था, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस के थ्रू कॉटन प्लांट में क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्रैप प्रोटीन। अब उस क्रैप प्रोटीन की वजह से क्रिस्टल प्रोटीन उसके प्लांट में बनते हैं। प्लांट को यदि कोई इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इंसेक्ट की डेथ होने से उसका एनवायरनमेंट पे कई इफेक्ट, उसकी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल सिस्टम में सारे एनिमल प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई रिसर्च की और उस पर्टिकुलर एक स्पीसीज उस एनवायरनमेंट से डिसअपियर होती जा रही है तो वो हार्मफुल होगा। तो ये अप्रूवल कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जो रिसर्च है उसको फॉरवर्ड करना है या नहीं। दैट इज द इथिकल इशू। अब इसमें आता है बायो पेटेंट। नेक्स्ट वन इज द बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब है, देखिए यहां पर जो बायो पेटेंट का मतलब होता अधिकार। आखिर जो जीएम रिसर्चर होता है, जिसकी जो इन्वेंशन होती है, इन्वेंटर होता है, उसको ग्रांटेड करती है गवर्नमेंट उसे अप्रूव्ड करती है। तो पेटेंट जो होता है मीन्स अधिकार। पेटेंट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट दिया जाता है। कि अब ग्रांटेड अपन करते हैं, पेटेंट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इन्वेंटर। जो इन्वेंटर है, इन्वेंटर फॉर इट्स इन्वेंशन, उसकी जो खोज है उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर क्या दिया जाता है, राइट दिया जाता है। ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इन्वेंटर फॉर इट्स इन्वेंशन। ठीक है ना। अब इससे क्या उसे राइट दिए गए, राइट ये दिए गए कि जिसने ये डिस्कवर किया है वो उसका यूज कर सकता है कॉमर्शियल लेवल पर। यदि किसी दूसरी कंपनी ने इसका यूज कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ इन्वेंटर या किसी कंपनी की ओर से, तो वो क्या कहलाएगी, बायोपायरेसी। अब जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं इसी वाले केस में कि यहाँ पे मान लीजिए इंडिया के साथ बात करें तो इन इंडिया अबाउट 2 लाख
वैरायटी ऑफ राइस। इंडिया में लगभग 2 लाख राइस की वैरायटी है और इनमें से नियर अबाउट 27 वैरायटी ऑफ बासमती राइस 27 variety of basmati rice are grown, are cultivated या grown in India। डॉक्यूमेंट्री बेस पे है 27 वैरायटी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच वैरायटी है, सबसे ज़्यादा वैरायटी डाइवर्सिटी है राइस की। बट इन 1997 अब देखिए 1997 में क्या हुआ कि जो अमेरिकन कंपनी है उसने गॉट पेटेंट बासमती राइस 1997 अमेरिकन कंपनी got patent for बासमती राइस। इस राइस के लिए पेटेंट किसने बनवा लिया 1997 में? अमेरिकन कंपनी ने। तो जिसके पास जिस इन्वेंशन के अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, वो एक्चुअल में उसको कॉमर्शियल लेवल पे यूज कर सकता है, प्रोडक्शन के लिए सेल आउट कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो इसका गलत यूज करता है, दैट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मीन्स बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है जो कॉपीराइट है उसको चोरी कर लिया किसी ने। कैसे कर सकता है कोई चोरी? भाई चोरी करने के लिए क्या है, जैसे तुमने कोई केमिकल फॉर्मूला बनाया और वो केमिकल फॉर्मूला आपकी लैब से चोरी हो गया, फिर वो किसी दूसरी कंपनी के पास पहुंच गया, वो उस फॉर्मूले से मतलब इन्वेंशन रिसर्च किसी और कंपनी की है, उसका यूज कॉमर्शियल लेवल पे कोई दूसरा करता है, दैट इज द बायोपायरेसी। तब जब उसका कोई ऑथराइजेशन ना हो, विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है बायोपायरेसी में। बायोपायरेसी मीन्स जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन is used by another company without permission बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ इन्वेंटर की बिना परमिशन के कोई कंपनी उसका कॉमर्शियल लेवल पे यूज करते उस फॉर्मूले को, दैट इज द बायोपायरेसी। तो अपन देखें इसमें बायोपायरेसी हुआ, बायो पेटेंट हुआ, इथिकल इश्यूज हुए, सिंपल है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसका मीन याद रखिए। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ओके।